नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। कर्नाटक के आबकारी विभाग का खजाना खाली, मंत्री बोले सैलरी के लिए भी पैसे नहीं। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन ने आर्थिक चुनौतियां बढ़ा दी हैं। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, कारोबार ठप हो रहे हैं। आम लोग के साथ ही सरकारें भी पैसों की किल्लत से जूझने लगी है। कर्नाटक के आबकारी विभाग में तो हालात ये हो गए हैं कि सैलरी देने तक का फंड नहीं बचा है। इस बात राज्य के आबकारी मंत्री एच नागेश काफी चिंतित हैं। उन्होंने कहा है कि विभाग के हालात काफी नाजुक हैं और सैलरी व दूसरे खर्चे उठाने तक के लिए पैसा नहीं बचा है। दरअसल 25 मार्च से जारी देश में लॉकडाउन के चलते कर्नाटक में भी शराब की बिक्री बंद है, साथ ही सभी बार और पब भी बंद हैं। शराब की बिक्री बंद होने के कारण कर्नाटक सरकार को हर महीने 1800 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आबकारी मंत्री नागेश ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को भी इस संबंध में जानकारी दी है। आबकारी मंत्री ने बताया, मैंने मुख्यमंत्री से कहा है कि 3 मई के बाद हमें थोड़ी छूट देनी चाहिए। सीएम ने मुझसे कहा है कि हालात देखेंगे और फिर कोई फैसला लिया जाएगा। सीएम ने भी दुकानें खोलने में रुचि दिखाई है क्योंकि हमें सैलरी देने और दूसरे खर्चों के लिए पैसों की जरूरत है। हमारा खजाना खाली हो गया है, मुझे यकीन है कि राहत दी जाएगी। यानी कोरोना वायरस से जहां जान का नुकसान हो रहा है, वहीं माल की भी कमी हो रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 3 मई के बाद भी स्कूल, मॉल, सार्वजनिक परिवहन रह सकते हैं बंद। सीएम की बैठक के बाद मिले संकेत। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 3 मई तक लागू लॉकडाउन के बाद भी शिक्षण संस्थान, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और सार्वजनिक परिवहन के बंद रहने की संभावना है। इसका संकेत सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की 3 घंटे तक चली बैठक में भी मिला। एक अधिकारी ने बताया कि ग्रीन जोन के जिलों में सीमित संख्या में निजी वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन रेलगाड़ियों और हवाई सेवाओं की बहाली की हाल फिलहाल कोई संभावना नहीं है। उन्होंने बताया कि इस बात की संभावना है कि मई के मध्य में कुछ स्थानों के लिए सीमित आधार पर रेल और हवाई सेवा शुरू की जा सकती है, लेकिन यह कोविड-19 के हालात पर निर्भर करेगा। अधिकारी ने बताया कि स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और सार्वजनिक परिवहन पर रोक आगे भी जारी रहने की संभावना है। 3 मई के बाद भी सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रम में लोगों के इकट्ठे होने पर रोक जारी रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन से इकोनॉमी को होगा 10 लाख करोड़ का नुकसान, हर व्यक्ति को औसतन 7,000 रुपए की चोट। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन से भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने यह अनुमान लगाया है। क्रिसिल ने भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान में भी काफी कटौती कर दी है। क्रिसिल ने ग्रोथ अनुमान घटाया। क्रिसिल ने भारत की वित्त वर्ष 2020-21 की आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को करीब आधा कम करते हुए 1.8% कर दिया। एजेंसी ने कहा है कि कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को कुल मिलाकर 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से औसतन यह नुकसान करीब 7,000 रुपए तक होगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार क्रिसिल ने कहा है कि सरकारी सहयोग में जबरदस्त वृद्धि होनी चाहिए। एजेंसी ने इससे पहले चालू वित्त वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में 6% वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया था, जिसे मार्च अंत में घटाकर 3.5% और अब 1.8% पर ला दिया गया है। गौरतलब है कि लगभग सभी रेटिंग एजेंसियों ने कोरोना की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रोथ अनुमान में भारी कटौती की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा था कि साल 2020 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में ग्रोथ की दर 1.9% के करीब रह सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सफोर्ड से जुड़ी भारतीय कंपनी का कहना, कोरोना वायरस की वैक्सीन सितंबर तक आने की संभावना, जाने कितनी हो सकती है कीमत। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता ने एनडीटीवी को बताया कि मार्केट में जल्द से जल्द कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन सितंबर के आखिर तक उपलब्ध हो सकती है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कीमत लगभग 1,000 रुपए होगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख अदर पूनावाला ने एनडीटीवी से कहा, हमने मई के अंत तक मैन्युफैक्चरिंग पर काम शुरू कर दिया है और अगर सितंबर या अक्टूबर तक ट्रायल खत्म हो जाता है तो हमारे पास एक उत्पाद होगा जो हम भारत और दुनिया को दे सकते हैं। भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट यूके और अमेरिका में वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि वैश्विक महामारी के लिए एक वैक्सीन का निर्माण किया जा सके। कोविड-19 की वजह से 30 लाख से अधिक लोग
संक्रमित हुए और 2,11,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ज्यादातर वैज्ञानिकों ने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन मार्केट में आने की संभावना 2 साल या कम से कम 18 महीने लग जाएंगे। न्यूनतम समय सीमा के बारे में पूछे जाने पर अदर पूनावाला ने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के साथ जुड़ने से पहले वे भी महामारी को लेकर लंबे अंतराल की संभावना रख रहे थे। उन्होंने एनडीटीवी से कहा, हमने खुद कहा था कि कोडेंजिक्स और अन्य अमेरिकी साझेदारों के साथ वैक्सीन का प्रोडक्शन 2021 तक होगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह यह था कि लगभग 1 सप्ताह पहले ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ जुड़ने के बाद हमने बहुत प्रगति की है और वैक्सीन की प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए इंसानों में प्रवेश कर लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से जंग में जमातियों के साथ दर्जन भर तबलीगी के लोगों ने किया प्लाज्मा दान, 300 हैं देने को तैयार। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस कहर के बीच तबलीगी जमात अब भी सुर्खियों में बना हुआ है। तबलीगी जमात से जुड़े 300 से ज्यादा मरीजों ने ठीक होने के बाद प्लाज्मा दान करने की इच्छा जताई है। वहीं रविवार और सोमवार को 12 जमातियों ने अपना प्लाज्मा भी दान किया। दरअसल कोरोना के ज्यादातर मामलों के लिए जिम्मेवार माने जाने वाले तबलीगी जमात की काफी आलोचना हुई थी, मगर अब जिस तरह से कोरोना के खिलाफ जंग में आगे बढ़कर आए हैं वह सराहनीय है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपील की थी कि कोरोना से ठीक हो चुके मरीज अपना प्लाज्मा दान करें। इसके बाद सुल्तानपुरी सेंटर में कोरोना से ठीक हो चुके जमात के 4 सदस्यों ने अपना प्लाज्मा दान किया। वहीं कई अन्य केंद्रों पर भी जमातियों ने प्लाज्मा दिया है। सूत्रों की माने तो ठीक हो चुके 300 से ज्यादा तबलीगी जमात के सदस्यों ने प्लाज्मा देने के लिए दिल्ली सरकार के सहमति फॉर्म पर दस्तखत किए हैं। नरेला सेंटर में 190, सुल्तानपुरी सेंटर में 51 और मंगोलपुरी सेंटर में 42 तबलीगी अपना प्लाज्मा दान करेंगे। दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज कर रहा है। तबलीगी जमात प्रमुख मौलाना साद ने भी ठीक हो चुके तबलीगी जमात के लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा, कोटा से छात्रों को वापस बिहार लाने की व्यवस्था कैसे होगी। अब 5 मई को होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, कोटा व अन्य राज्यों में लॉकडाउन में फंसे बिहार के छात्रों की घर वापसी के मामले पर सुनवाई 5 मई तक टल गई है। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अधिवक्ता अजय कुमार ठाकुर व अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 1 सप्ताह की मोहलत दी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों से इस मुद्दे पर जवाब तलब किया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को वहां फंसे छात्रों को सभी संभव मदद करने को कहा। केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में बाहर से आए मजदूरों की वापसी से संबंधित मामला सुनवाई के लिए लंबित है, इसलिए केंद्र सरकार ने इस मामले पर जवाब देने के लिए पटना हाईकोर्ट से 1 सप्ताह की मोहलत मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने की मांग, कहा कोरोना ड्यूटी में लगे हर तरह के स्टाफ को तत्काल पीपीई किट दी जाए और नियमित हो जांच। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए देश को 3 मई तक के लिए लॉकडाउन किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मांग की है कि कोरोना के खिलाफ ड्यूटी में लगे स्टाफ को पीपीई किट मुहैया करवाई जाए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, कोरोना ड्यूटी में लगे उन हर तरह के स्टाफ को तत्काल पीपीई दी जाए जिनका लोगों से ज्यादा संपर्क होता है, जैसे सभी स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस, आपूर्ति सेवा में लगे ड्राइवर और राशन डीलर। इनकी नियमित जांच भी होनी चाहिए। इससे पहले अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोलकर कहा था कि चीन से आयातित रैपिड टेस्ट किट को बिना गुणवत्ता की जांच किए प्रयोग में लाना जनता के साथ धोखा है। अब टेस्ट स्थगित करने वाली आईसीएमआर को इस विषय पर पहले ही चेतावनी देनी चाहिए थी। इतनी बड़ी लापरवाही पर सरकार तुरंत स्पष्टीकरण देकर बताए कि पहले जो जांच हुई है उनके परिणाम कितने सटीक थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन, कोटा में फंसे करीब 2000 छात्रों को लाने के लिए 100 बसें भेजेगी महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार, सभी होंगे क्वारंटाइन। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन की वजह से राजस्थान के कोटा में फंसे लगभग 2000 छात्रों को वापस लाने के लिए वहां 100 बसों को भेजने का फैसला किया है। परब ने सोमवार देर रात कहा कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों को अगले 2 दिनों में कोटा भेजा जाएगा। विभिन्न प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए महाराष्ट्र के छात्र कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। परब ने कहा, महाराष्ट्र सरकार ने कोटा गए छात्रों को वापस लाने का फैसला किया है। हम इसके लिए धुले जिले से करीब 100 बसें कोटा भेजेंगे। मंत्री ने कहा कि छात्रों को पहले मध्य प्रदेश की सीमा से सटे महाराष्ट्र के धुले जिले में लाया जाएगा और फिर राज्य परिवहन की बसों द्वारा उन्हें उनके मूल स्थानों पर भेजा जाएगा।
MSRTC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस प्रक्रिया के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों के साथ आधिकारिक बातचीत पहले ही हो चुकी है, क्योंकि बसें इन दोनों राज्यों से होकर गुजरेंगी। महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वापसी पर छात्रों और उनके माता पिता को चिकित्सा जांच से गुजरना होगा, फिर उन्हें 14 दिन के पृथकवास में भेजा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने इस संकेत के बाद छात्रों को वापस लाने का फैसला किया कि कुछ प्रमुख शहरों में लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, जहां कोरोना वायरस महामारी की स्थिति अभी नियंत्रित नहीं हो पाई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।